हमारा अभी तक दो चीज़ों का डिस्कशन हुआ है। एक स्टेप नंबर 4 जिसमें हमने डिस्कस किया था अलोकेशन कैसे करते हैं, एसएसपी को ढूंढना वगैरह और रेसिडुअल वाला। उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 5 में डिस्कशन हुआ है कि कंट्रोल कब मतलब पीओ कब डिस्चार्ज होता है, जब कंट्रोल ट्रांसफर होता है। और ट्रांसफर कैसे होता है, दो तरीके से कंट्रोल का, एक तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम या तो पॉइंट ऑफ टाइम। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है, SMAP, SMAP, S simultaneous rendering and consumption, M modification and A no alternative use एंड P प्रोरेटा रहेगा। तो और अगर ये नहीं है, कुछ भी स्मैप नहीं है, तो क्या रहेगा, पॉइंट इन टाइम रहेगा। अब अगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कैसे करेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम? हाँ, बट कैसे? बिकॉज यहां पे दो मेथड, एक होता है इनपुट मेथड, एक होता है आउटपुट मेथड। इनपुट मतलब कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। आउटपुट मेथड मतलब फेयर वैल्यू ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल फेयर वैल्यू और टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस इनटू 100। एक इनपुट मेथड कि आपने कितना खर्चा किया उसके हिसाब से, और एक फेयर वैल्यू के हिसाब से। अब लोग सर दोनों से आंसर सेम आएगा, जरूरी नहीं है। 10 फ्लोर का बिल्डिंग है, आपने 2 फ्लोर बनाया, 10 फ्लोर की बिल्डिंग में आपने 2 फ्लोर बनाया, तो आपने कितना काम किया, 20%। तो 10 फ्लोर का 10 लाख, तो 2 फ्लोर का कितना बुक होएगा, 2 लाख। खर्चा अपने हिसाब से डेबिट में आएगा। हम डेबिट में खर्चा कितना रिकॉर्ड होगा उसकी बात नहीं कर रहे, हम क्रेडिट में रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होगा उसकी बात कर रहे हैं। डेबिट में तो खर्चा जो हुआ है वो रिकॉर्ड हो जाएगा, हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होगा, तो कितना होगा, 2 लाख, बिकॉज 20% काम हुआ है। लेकिन जब मैं खर्चे की बात करूं, एक बिल्डिंग के लिए मान लो 10 लाख के हिसाब से 8 लाख का खर्चा होता है, तो 2 फ्लोर के लिए उसी प्रोपोर्शन में होगा, जरूरी नहीं है, बिकॉज उसमें बेसमेंट बनाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, तो खर्चा आगे पीछे हो सकता है। तो आपके पास दो है कि टोटल कॉस्ट मतलब कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100, दैट इज इनपुट मेथड कि इनपुट कितना आपने किया, या तो उसका आउटपुट क्या है उस रेशियो में, दैट इज यू कैन से फेयर वैल्यू ऑफ द वर्क डन डिवाइडेड बाय आपका रहेगा टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस इनटू 100। ये आप वहां पे भी करते थे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में वगैरह भी, कभी वर्क सर्टिफाइड ऐसा कुछ तो होता था, वर्क अनसर्टिफाइड, अब उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन था उधर भी कहीं ना कहीं पे। इवन आपने ये 7 में भी ऐसा किया था, कॉस्ट इनकम टिल डेट या ऐसा, तो कितना % काम हुआ, हाँ कुछ था अभी, चलो ठीक है, वो याद नहीं है तो चलो थोड़ा थियोरी लिख लेते हैं, फिर आगे समझाता हूं। यहां पे लिखते जाना। if if revenue is recognized over time, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। और काम बढ़ना मतलब क्या करना, प्रोग्रेस होना, उसको मेजर करना है। और प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए 2 मेथड है, तो वो कौन से वो देखेंगे अभी। अगेन चॉइस इज देयर विथ कंपनी एज टू उनको कैसे क्या फॉलो करना है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं जो प्रेफरेबल हो। फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला आपका रहेगा fair value of goods
कंप्लीटेड टिल डेट, क्या हुआ? और जो भी आंसर आएगा परसेंटेजेस में वो रिकॉर्ड किया जाएगा। फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स कंप्लीटेड बोला है और आई कैन जो सर्विसेज रेंडर्ड टिल डेट, अगर सर्विस है तो गुड्स कंप्लीटेड और सर्विसेज रेंडर्ड डिवाइड बाय टोटल फेयर वैल्यू इनटू 100। यहां पे क्या आएगा अगर लिखना रहेगा तो? कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100। इतना लिख के हो गया। अब कुछ नोट्स है, कुछ 4 नोट्स रहेंगे जो अपने को लिखने रहेंगे, तो नोट 1 2 3 करके लिखते जाते हैं। नोट 1 लिखना, ये ऑब्वियसली फिर ये परसेंटेजेस में जो भी रहेगा उतना रेवेन्यू का बुक हो जाएगा। एक एग्जांपल करेंगे, अभी तो खाली फॉर्मूला लिखा है और नहीं करते तो भी अभी तक तुमको थोड़ा बहुत आइडिया तो आ गया कि वो क्या होगा करके। अच्छा, नोट में लिखना, नोट 1 एबनॉर्मल लॉस ये समझ में आता है? एबनॉर्मल लॉस शॉल बी इग्नोर्ड। अगर आपका खर्चा आपने कुछ एबनॉर्मल लॉस का कर दिया, आग लग गई मान लो 1 लाख की, तो नीचे आपका टोटल कॉस्ट भी बढ़ गया और ऊपर भी बढ़ गया, लेकिन एक्चुअल में प्रोग्रेस हुआ रहेगा क्या? उतना नहीं। तो एबनॉर्मल चीजों को हटा के ही देखेंगे हम लोग, वो अलग से सीधा जाता है पीएनएल में, उसको देखा ही नहीं जाएगा। तो एबनॉर्मल चीज आपका हट जाएगा। अच्छा, नोट 2 लिखना, नोट 2 में लिखना अनयूज्ड मटेरियल, हेडिंग देना अनयूज्ड मटेरियल और अनइंस्टॉल यू कैन से। अब इसके लिए भी कुछ लिखना रहेगा पहले थियोरी आपको, तो जरा लिखना द अनयूज्ड मटेरियल इज सेम अगेन, ये ऊपर का लाइन रहेगा, शैल बी इग्नोर्ड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फिर अनयूज्ड मटेरियल क्या होता है मैं वो लिखाता हूं, पहले लिख देते हैं, सेम टू सेम चाहिए तो। अनयूज्ड मटेरियल चलो लिख के देता हूं मैं भी, शैल बी इग्नोर्ड इन न्यूमरेटर
and denominator if कुछ चार आपकी कंडीशंस है जो हम लिखते हैं। पहला है DCSM, या फिर आपको जो कोड वर्ड इसका आप बना सकते हो आप बना सकते हो, CDSM या जो भी आपको बोलना है। मैं लिख देता हूँ एक एक करके कंडीशन, बिकॉज एग्जाम में आएगा तो थोड़ा प्रोविजन लिखना रहेगा करके। तो पहले चलो डी लिखते फिर एक साथ समझा देता हूँ ये क्या है करके। हाँ चलो पहले डी लिख देते हैं। D stands for these goods do not represent a distinct performance obligation. These goods do not represent a distinct performance obligation. ओके उसके बाद सी आएगा आपका, कस्टमर ऑब्टेन्स कंट्रोल सिग्निफिकेंटली बिफोर द इंस्टॉलेशन और सर्विस रेंडर। देन उसके बाद एस रहेगा, कॉस्ट ऑफ सच गुड्स इज सिग्निफिकेंट, और उसके बाद रहेगा एम, लिखेंगे द एंटिटी merely procures goods from third party and does not do any significant designing or manufacturing work on this goods. खाली एक एग्जांपल के थ्रू से समझा रहा हूँ, फिर ये सारा चीज़ है। और 2 पॉइंट्स मेरे बाकी है, टोटल 4 नोट्स आर देयर, जिसमें से 2 लिखा दिया है और 2 है।
डन। अच्छा, समझना भी यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो देखना यहाँ पे अगर लिख के हो गया तो यहाँ पे लेक्चर अभी यहाँ पे इफ़ रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और ये कब होता है ये हम लोग ने देखा, तो मैप रहेगा तो SMAP रहेगा तो फिर हमारा रेवेन्यू कैसे बुक होगा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में स्प्रेड होगा, मेजर जितना प्रोग्रेस होगा उस हिसाब से बुक किया जाएगा। अब ये प्रोग्रेस को मेजर कैसे करते हैं, तो प्रोग्रेस को मेजर करने के दो तरीके, आउटपुट और एक इनपुट, जिसमें से आई डोंट थिंक इसमें कोई डिफिकल्टी है ये दोनों के अंदर। आउटपुट मतलब जो टोटल फेयर वैल्यू है उसके हिसाब से, और यहाँ पे कॉस्ट के हिसाब से। अब अगर ये कॉस्ट वाला पार्ट आता है तो इसमें कौन सा कॉस्ट आएगा कौन सा नहीं आएगा ये भी दिक्कत आती है। तो इसमें कौन सा कॉस्ट नहीं आएगा अगर हम देखने जाएंगे तो कौन सा कॉस्ट नहीं आएगा, एबनॉर्मल वाला। अगर एबनॉर्मल लॉस दिया है तो न्यूमरेटर से भी हटा देने का, डिनोमिनेटर से भी हटा देने का। एबनॉर्मल लॉस तो ये तो समझ में आता है, तो जो एक्सप्लेन करना बनता है वो क्या बनता है, अनयूज्ड मटेरियल, या तो हम बोल सकते हैं अनइंस्टॉल्ड मटेरियल। ये क्या होता है, शॉल ऑल्सो बी इग्नोर्ड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो दोनों में इग्नोर करना है। तो सबसे पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि अनयूज्ड मटेरियल क्या होता है और उसके बाद उसको क्यों इग्नोर करना है। तो फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट इज अनयूज्ड मटेरियल and why it is ignored करके। So first of all, what is unused material? For that matter, it needs to satisfy 4 conditions which are given below. Once that is being satisfied, I can say that it should be ignored. And why it should be ignored वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल मेरे को लेना पड़ेगा। तो एलिवेटर, लिफ्ट अपने को अगर पता है, तो अगर मान लो हम कॉन्ट्रैक्टर है, मान लो हम कॉन्ट्रैक्टर है और हम लोग को काम मिला है और बिल्डिंग बनाने का, और हम ऐसा नहीं बोलेंगे बिल्डिंग बनाने के बाद लिफ्ट आप अलग से लगा लेना, हम खुद लिफ्ट लगा के भी उनको देते हैं करके। लेकिन मुझे पता ना लिफ्ट लगाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को कुछ ज्यादा दिमाग लगाना है या फिर एक कंपनी से खरीद के लाना है और खाली इंस्टॉल करना है, खरीद के लाना है और इंस्टॉल करना है। लेकिन लिफ्ट का खर्चा छोटा मोटा रहेगा या बड़ा रहेगा, बड़ा खर्चा रहेगा, बिकॉज लिफ्ट है तो उसका खर्चा वगैरह थोड़ा ज्यादा रहेगा कंपैरेटिवली। तो देखो क्या बोला गया है इस केस में, अगर मैं अभी लिफ्ट की बात करता हूं, अगर मैं लिफ्ट की बात करता हूं यहां पे लिफ्ट प्लस बिल्डिंग। अब इस केस में ऐसा नहीं है कि ये दो अलग पीओ है, पीओ एक ही है, सीधा क्या देना है, बिल्डिंग। ऐसे अलग अलग करने जाओगे ना बिल्डिंग को तो बिल्डिंग के 1000 पीओ बन जाएंगे कि टाइल्स लगा के दे रहे हो, बल्ब लगा के दे रहे हो, ये लगा के दे रहे हो, एसी लगा के दे रहे हो, ऐसा नहीं। तो सीधा एट द एंड बिल्डिंग या फिर एक रूम बना के देना है, तो यहाँ पे बिल्डिंग बना के देना है। मैंने आपको बताया था ना, अगर आप कंप्यूटर असेंबल करके बेचते हो तो आपके लिए सीधा एक ही पीओ है, कंप्यूटर उसके पार्ट्स ये सब आपके लिए नहीं रहेगा। सीधा फाइनल क्या देना था, कंप्यूटर देना था। थोड़ा अगर याद आता है तो आप किसी को वाटर का वो कुछ टैंक वगैरह बना के देते हो तो उसमें भी आप वो टैंकर जो भी बना के देते हो वो एक ही सिंगल पीओ है, उसके पीछे आपने जितनी भी मेहनत की वो क्या हो गई थी, एक ही मानी जाएगी, बिकॉज दीज एक्टिविटीज आर इंटीग्रेटेड और हाईली रिलेटेड। ऐसा कुछ कभी बताया था थोड़ा थोड़ा। अच्छा, अब मैं ये बोल रहा हूं इस केस में मैंने बात क्या की है, सीधा मैं क्या दे दूंगा, बिल्डिंग। अच्छा क्या कर रहा है, लिख रहा है कि क्या? अच्छा ऊपर का बाकी था क्या, बोल देने का, तो मैं वो फ्रीज कर देगा वैसा। अच्छा तो अब हम लोग को क्या देने का है, सामने वाले को बिल्डिंग। मुझे पता ना बिल्डिंग के लिए अब यहाँ पे 2 चीजें रहेंगी, हमने सोची रहेगी, जो एक तो ट्रांजैक्शन प्राइस कुछ डिसाइड किया रहेगा, और मैंने जब सामने वाले को प्राइस कोट किया रहेगा इस बिल्डिंग के लिए, क्या मैंने लिफ्ट का प्राइस भी कोट किया रहेगा या मेरे जेब से देगा मैं, वो भी कोट करके अंदर वो किया रहेगा करके। अच्छा तो देखना अब इसमें आप कैसे रिकॉर्डिंग करोगे करके। सबसे पहले लिफ्ट जो है, इज इट अ डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन या एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, बिल्डिंग एक ही है, वो साथ में लिफ्ट उसको देना है। अगर आप उसको अलग बोलोगे तो और 1000 चीजें अलग हो सकती है, बात बिल्डिंग देने की हुई है, लिफ्ट सबके साथ करके। अच्छा तो नाउ यहां पे सबसे पहले ये एक फीचर मैं बता देता हूं लिफ्ट का। अभी हम लोग लिफ्ट की बात कर रहे हैं, लिफ्ट का एक फीचर बता देता हूं, क्या आपको ये समझ में आता है। पहला, these goods do not represent a distinct performance obligation, it is a combined और one single obligation की बिल्डिंग देना है, उसमें लिफ्ट भी दे रहे लेकिन एट द एंड बिल्डिंग देने की बात हुई है, वो एक पीओ माना जाएगा। देन एस की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ सच गुड्स इज सिग्निफिकेंट।
क्या बिल्डिंग की वैल्यू कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगी या बल्ब की इतनी प्राइस रहेगी? नहीं ना, कंपैरेटिवली उसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा रहेगा, बिल्डिंग का जो लिफ्ट रहेगा उसका। एंड यहां पे देखो क्या लिखा है, एम में लिफ्ट की बात करें, द एंटिटी मेयरली प्रोक्योर्स द गुड्स दैट इज लिफ्ट फ्रॉम थर्ड पार्टी एंड डज नॉट डू एनी सिग्निफिकेंट डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग वर्क टू दिस। सीधा आके इंस्टॉल कर देते हम, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना, या सीधा लिफ्ट खरीदा या तो उसी के पर्सन को बोला कि इंस्टॉल करके दे दे, खरीदा है तो हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पहले यहां तक क्लियर है? अब बात करते हैं, फिर मैं आपको वो सी वाला पार्ट भी समझाता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं ये बोल देता हूं, समझना, ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग का टीपी दैट इज ट्रांजैक्शन प्राइस डिसाइड बाय 100 करोड़। ओके, अब इसके अंदर लिफ्ट का भी पैसा चार्ज किया रहेगा। लिफ्ट है ना 25% लिफ्ट का चार्ज किया है, तो अकॉर्डिंगली लिफ्ट का अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो कितना चार्ज किया है? 25 करोड़, 25%। तो मैं बोल सकता हूं 75 करोड़ तो खाली एक्चुअल में काम करने का है, बराबर है। अब मान लो मैं बोलता हूं कि आपने फर्स्ट डे पे ही लिफ्ट लाके खड़ा कर दिया जहां पे कंस्ट्रक्शन साइट है उधर, क्या एक्चुअल में 25% काम हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, आपने तो काम शुरू भी नहीं किया, खाली लिफ्ट लाके रख दी तो थोड़ी काम हो गया। काम तो जब फ्लोरिंग बनना चालू होगा तो होगा। मतलब एक्चुअल में लिफ्ट को काउंट करना चाहिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में या नहीं काउंट करना चाहिए? काउंट करोगे तो गलत हो जाएगा। खाली लिफ्ट लाके रखा तो भी 100 करोड़ में से बोलेंगे 25 करोड़, मतलब 25% काम ऐसे ही हो गया बैठे बैठे करके, कुछ किया नहीं तो भी। तो बोलते उसको अलग से ही देखने का। तो पहले अभी ये भी समझते हैं कि उसको अलग से क्यों देखने का, बिकॉज लिफ्ट के लाने में और इंस्टॉल करने में आपकी मेहनत ज्यादा नहीं है, आपका मेन काम है बिल्डिंग बना के देना, और उसमें जो लिफ्ट लगानी एक बस प्रोसेस है जो आपको लगा के देना है, इसमें आपका कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, खाली लाके सामने वाला ही इंस्टॉल करके देगा और आपने उसका पैसा चार्ज किया है खाली अपने कस्टमर से, बिकॉज आप खर्चा करो और उससे चार्ज कर रहे हो। अच्छा, तो आगे और अगर एग्जांपल दूं तो आपने कॉस्ट सोचा रहेगा आपका टोटल कॉस्ट आपका रहेगा, लेट अस से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो वैसे, और लेट अस से आपने खर्चा कुछ सोचा रहेगा, कितना बोल सकते हैं, चलो 80 करोड़, बराबर। तो इसमें से लेट अस अज्यूम, अभी के लिए कुछ ये नहीं करते, 25 करोड़ का किसका है? लिफ्ट का, जो आप खर्चा करोगे और कस्टमर से मिल जाएगा। एक साल खत्म होगा, टोटल कॉस्ट इनकर्ड इज इक्वल टू 40 lakhs या तो 40 करोड़। ये कहां पे रिप्रेजेंट होगा? डेबिट साइड में। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ मच रेवेन्यू शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन टोटलिटी ऑन क्रेडिट साइड? इन टोटलिटी टोटल रेवेन्यू टू बी, बिकॉज हमारा स्टैंडर्ड है रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम कस्टमर। तो ट्रेडिंग पीएनएल के क्रेडिट साइड पे या तो अभी तो स्टेटमेंट बनता है वर्टिकल, तो रेवेन्यू में कितना रुपया लिखा जाएगा टोटल इस कॉन्ट्रैक्ट को लेके? टिल नाउ आई हैव इनकर्ड 40 करोड़ विच इंक्लूड्स 25 करोड़ टुवर्ड्स लिफ्ट। हाँ, रेवेन्यू बुक होगा। देखो देखते हैं, मेरे को भी आइडिया नहीं, आप बताते जाना। या तो चलो अगर आपको थोड़ा इजी करना हो तो डेटा, या तो चलो सीधा यहां पे करते। सबसे पहले ये समझते हैं, इधर 40 करोड़ का खर्चा आया रहेगा विच वी हैव इनकर्ड। अच्छा, आंसर क्या बोला था? कैसे? 40 में से
हाँ 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 डिवाइडेड बाय, सुन 15 डिवाइड बाई 80 करेगा तो गलत क्यों है समझता है? ये मैं समझाऊं थोड़ा और इजी करके, या समझ में आता है कि अगर न्यूमरेटर में तुमने उसको देखो मैं सिंपल बोलता हूं, सबसे पहले करना कैसे चाहिए, तो पहले आप निकालोगे कितना परसेंट काम हुआ है करके, परसेंटेजेस ऑफ कंप्लीशन। तो यू हैव इनकर्ड, आई कैन से 25 करोड़ प्लस 15 करोड़ इज इक्वल टू 40 करोड़ डिवाइडेड बाय टोटल कितना होता है 80 करोड़। तो आप बोलोगे 50% काम हुआ, लेकिन ये गलत है, बिकॉज देखने जाओगे तो ऐसे तो खाली मैं लेफ्ट लगा देता तो भी फिर 80 में से वो 25 तो कुछ एक परसेंटेज आ जाता। What will I do? I will just divide this 80 also into 2 parts. और 25 करोड़ किसका है आपका लेफ्ट, और बचा हुआ हाँ। तो समझ में आता है ये दोनों को, मतलब ये तो नहीं होना चाहिए, ये दोनों का वो एडिशन था, ये भी हटना चाहिए। टोटल एक्चुअल में मेरा जो खुद काम करने वाला था उसके लिए 55 करोड़ का खर्चा था, उसमें से मैंने खुद से काम 15 करोड़ तक का किया है, तो कितना परसेंट काम हुआ है? एक्चुअली मैंने एग्जाम्पल ड्राफ्ट किया था बट वो सब इधर उधर हो गया, फिर सीधा जो बना वो बना दिया। कितना आता है? 20 एग्जैक्ट आया क्या? अब तो जो भी है छोड़ो, फिर अभी उसके लिए 27%। 27% किसका? 100 करोड़ का। अच्छा सॉरी, हाँ 27% अगेन अगर मैं बोलूं तो ये किसका आएगा आपका? 75 CR का, बिकॉज आपका ये जो था 100 करोड़ को उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक 75 और एक 25 बराबर। तो इसका कितना आता है? 27%, 20.45। और ये जो 25 करोड़ है, क्या ये खर्चा डेबिट में दिख रहा है? हाँ, क्रेडिट में उसका रेवेन्यू बुक कर दो। हाँ, बिकॉज वो खर्चा किया और उसके अगेंस्ट उसका रेवेन्यू बुक कर दो, उसका कुछ बताना ही नहीं, उसके लिए मेहनत नहीं है, तो वो नहीं बुक करोगे तो हाँ हाँ, बिकॉज यू हैव इनकर्ड द कॉस्ट ऑन डेबिट साइड। हाँ, मेन अपने को खाली अपना ये बुक, अदरवाइज मैचिंग भी नहीं होगा फिर अगर तू 25 का रेवेन्यू नहीं बुक करता। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जो लिफ्ट वाला खर्चा है, खर्चा होता है तो उसका रेवेन्यू उस साइड पे बुक कर। अगर मान ले तूने उसमें से अगर कुछ दूसरा होता है ऐसा चीज कि कुछ 4 लिफ्ट लानी जिसमें से 2 ही लाई है, तो 2 का खर्चा है तो 2 का रेवेन्यू बुक होता, मतलब उसको खाली मैच कराने के लिए बुक करने का, और अपना एक्चुअल काम का कॉस्ट डेबिट में और एक्चुअल काम का रेवेन्यू क्रेडिट में। हाँ, तो लिफ्ट का अलग से बुक हो जाता वो, अगर लिफ्ट के लिए ही तू ले रहा है तो खाली लिफ्ट के लिए ले रहा है तो लिफ्ट के साथ साथ, मतलब अगर 25 का तो यहाँ पे 26 बुक कर लेता अगर होता तो लिफ्ट के साथ, बिकॉज वो किसके साथ है? तेरा लिफ्ट के साथ है। तो यहाँ पे रेवेन्यू कितना आ जाएगा तेरा? 20.45 प्लस 25। इस केस में मैंने वो प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखा। क्लियर विद दिस? अच्छा, एक चीज और अगर हम देखें, ये तो एग्जाम्पल था, इसमें मेरे को एक चीज समझाना था। लिफ्ट जब लाके रखी है कहाँ पे? कंस्ट्रक्शन साइट पे। लिफ्ट जब कंस्ट्रक्शन साइट पे लाके रखी है तो क्या ओनरशिप ट्रांसफर किया है सामने वाले को, कस्टमर को? पोजीशन, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स नहीं, बट कंट्रोल इज स्टिल ट्रांसफर्ड। जैसे कि जिस जगह पे बिल्डिंग बनाई जा रही है, वो बिल्डिंग बना रही है, वो थोड़ी उसको ट्रांसफर किया अभी तक, बट स्टिल उसको कंट्रोल ट्रांसफर किया है मान के उसका हम रेवेन्यू बुक करते जा रहे हैं। तो वैसे अभी अपना सी वाला पॉइंट आ जाएगा उसमें, कस्टमर ऑब्टेन्स द कंट्रोल सिग्निफिकेंटली बिफोर द इंस्टॉलेशन और सर्विसेज रिसीव्ड। इवन पूरा एंड तक देने से पहले लाके रखा है तो वी अज्यूम कि उसका कंट्रोल उसको ट्रांसफर हो गया, बिकॉज अभी लिफ्ट को यूज करना है नहीं करना है वो उसके पास राइट है कि उसको यूज करवाना है। अगर लिफ्ट लगाने के बाद दूसरा काम सब पेंडिंग है, उसको यूज करना है तो कर सकता है, और किसी काम के लिए यूज नहीं करना है तो वो नहीं भी कर सकता। उसका पावर किसके पास है अभी पूरा?
और कस्टमर के पास है। मैं एक सिंपल बोलूँ ना तो कुछ ऐसा आएगा, अनयूज या अनइंस्टॉल्ड मटेरियल दे विल स्पेसिफाई। उस पर आपको पहले 4 कंडीशन लिखना है और उसको न्यूमरेटर में से भी हटाना है, डिनोमिनेटर में से भी हटाना है, और जो परसेंटेजेस आएगा उसको अप्लाई करते टाइम भी जो रेवेन्यू टोटल देखना है उसमें से भी हटा के उसके ऊपर अप्लाई करना है। एक क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया आएगा। ये क्वेश्चन ये खाली एक डेमो था, मतलब क्वेश्चन का है इसके अंदर, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन है। मैंने खाली उसको कराने से पहले ये करा दिया, लिखना है फिर भी सेम क्वेश्चन है तो फिर वो। अच्छा, एक चीज और मेरे को डिस्कस करना था, जरा पॉइंट लिखना। मैंने बोला था 4 नोट्स लिखाऊंगा, 3rd नोट लिखना। नोट 3 अच्छा, नोट 3 में लिखना इफ project progress in a manner, if project progresses in a manner which is straight line, और प्रोजेक्ट है, मैंने प्रोग्रेस लिख दिया, if project progresses, ओ डबल एस के बाद ई एस है, इन अ मैनर विच इज स्ट्रेट लाइन, देन you can take SLM basis. If project progresses in a manner which is a straight line, then you can take SLM basis. अब ये क्या है करके तो ये समझते, जरूरी नहीं कि अभी जितना भी मैंने वो लिखा है वो एक्चुअली 3rd वाले कंडीशन का था कि वो नो अल्टरनेटिव यूज या फिर वो प्रो रेटा था उस हिसाब से वगैरह। तो थोड़ा एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ जिम का। जिम में बताना, जब आप पैसा पे करते हो, वैसे पैसा कब पे करते हो मैटर ही नहीं करता, बट फिर मैं पूछ रहा हूँ पैसा फर्स्ट डे पे करते हो एनुअल मेंबरशिप। फिर अगर आप देखोगे भी तो भी आपको आने वाले 30 दिन में जिम के एडवर्टीजमेंट सबसे ज्यादा देखने मिलेंगे। जहां पे भी देखोगे कैशबैक वगैरह रहेगा, बिकॉज दैट इज ए मार्केटिंग स्ट्रेटजी। उनको पता है कि ईयर एंड में आते थे, लोगों को लगता है कि इस साल नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर से करेंगे, तो कैशबैक वगैरह आपको हमेशा देखने मिलेगा इधर उधर, और उन्हें पता है कि आने वाले 15 दिन तक ही लोग आने वाले हैं करके, वैसा। एंड दैट इज अ पास्ट एक्सपीरियंस, वैसा देयर इज अ ह्यूज टर्नओवर, एंड दैट टू उसमें खाली सेपरेशन वाला टर्नओवर है, आने वाले कम जाने वाले ज्यादा रहेंगे वैसे आने के बाद। तो मैं ये बात कर रहा हूँ, इसमें जिम में पैसा आपसे फर्स्ट डे पे रिकवर किया जाता है और ये 12 महीने का रिकॉर्ड कर लिया। अब यहां पे साइमल्टेनियस रेंडरिंग एंड कंजम्पशन है या नहीं है? अच्छा नहीं, तो पहले जिम में जो आप जिम वाला है वो पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब पूरा साल खत्म होने के बाद पैसा रिकॉर्ड करेगा या फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड करेगा? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड करेगा। अच्छा, बिकॉज 2 महीने का है तो 2 महीने का, फिर ऐसा नहीं कि मतलब महीने महीने वाइज जाएगा, वैसा। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब मैं अगर ये बात करता हूं जिम में, मान लो जिम वाला पैसा रिकॉग्नाइज कैसे करेगा अपने बुक्स में? मंथली बेसिस, दिस इज नथिंग बट स्ट्रेट लाइन बेसिस। मंथली और 3 मंथ्स, जैसे भी आप क्वार्टरली स्टेटमेंट बनाते हो क्वार्टरली, बट इट शुड बी एसएलएम बेसिस, बिकॉज मुझे बताओ सर्विस कैसे दी जा रही है? स्ट्रेट लाइन। ऐसा नहीं है कि जिम में उसने आके 4 घंटा एक दिन किया, उसके बाद 2 घंटा किया, उसके बाद नहीं किया तो हमारी सर्विस कम ज्यादा हो गई। हमने सर्विस रखी है, आए ना है, तो हमारी जो सर्विस जा रही है, हम कुछ 8 सुबह से लेकर शाम तक जिम ओपन करते, जितने आए या ना आए हर एक को हम मानते कि सर्विस हमारी इक्वल गई। वो आया या नहीं आया, उसने सर्विस ली या नहीं ली, हमने हमारी सर्विस दी थी। 12 महीने के लिए जिम ओपन रखी थी, तुम्हारा आना नहीं आना तुम्हारे ऊपर था। तुम नहीं आए तो हम पैसा नहीं लेंगे, ऐसा नहीं, हमने ले लिया है। और उसका सर्विस हम कैसे दे रहे? स्ट्रेट लाइन पे।
इसीलिए अगर आपका प्रोजेक्ट का जो प्रोग्रेस, अगर मैं बोलता हूं जैसे अगर जिम का इट इज अ स्ट्रेट लाइन, जहां पे सर्विस स्ट्रेट लाइन दी जाती है, तो उस केस में रेवेन्यू भी कैसे बुक होगा, स्ट्रेट लाइन बुक होगा। ऐसे बुक नहीं होगा कि जिम में वो 4 दिन आया था तो 4 दिन में उतना बुक कर लेते हैं, पूरा महीना नहीं आया तो नहीं बुक करेंगे, तो फिर सारा रेवेन्यू खाली जैन में ही बुक होगा 80%, और 10% खाली हर मंथ में जाएगा, बिकॉज तब कम लोग आएंगे और पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, कब कौन आया, किसको मैंने सर्विस दी, चलो इसका रेवेन्यू बुक करते हैं। वैसा नहीं रहेगा। जनरली कौन से रहेगा आपका, स्ट्रेट लाइन, कि जिम वॉज ओपन, आप आओ या ना आओ, आपने नहीं कंज्यूम की, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट वी वर देयर टू प्रोवाइड यू अ सर्विस। या तो सिंपल है, जिम का कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड आएगा, ऐसा ज्यादा नहीं तो। अच्छा, और एक चीज है स्टैंड बाय इक्विपमेंट के बारे में। अच्छा, स्टैंड बाय इक्विपमेंट का कुछ एग्जांपल, ये जो दिख रहा है उधर फायर एक्सटिंग्विशर, वो एक स्टैंड बाय इक्विपमेंट है। स्टैंड बाय मतलब समझ में आता है कि साइड में रखा हुआ है, ऐसे कोई यूज नहीं है, ऐसे कोई यूज नहीं है मतलब डेली यूज नहीं किया जाता, इन केस जरूरत पड़ेगी तो, और जरूरत ना पड़े तो ही अच्छा होता है उनका। अच्छा, या तो अगर मैं बोलता हूँ इन्वर्टर, जनरेटर, इन्वर्टर की बात करते हैं, जनरेटर या इन्वर्टर जो भी अगर हम बात करते हैं, चलो जनरेटर की। और जनरली आप देखोगे विरार साइड पे तो जो बिल्डिंग होती है, हर बिल्डिंग के बाहर कुछ कुछ बिल्डिंग में जनरेटर लगाया हुआ होता है कि लाइट जाए तो एटलीस्ट, नहीं एकदम पूरा इंटेंस के, लेकिन एटलीस्ट लाइट चालू, ट्यूबलाइट वगैरह चालू हो सके, तो वो जनरेटर फैसिलिटी होता है। तो कुछ कुछ कंपनीज होती है जो जनरेटर की फैसिलिटी देती है रेंट पे देने का, कि आपको एक, अभी जनरेटर का कॉस्ट मान लो महंगा है, तो कोई कंपनी, कोई बिल्डिंग वाले जनरेटर खरीदते नहीं है, कुछ एक स्पेसिफिक टाइम के लिए या फिर 1 साल के लिए रेंट पे ले लिया, कि खरीदने का कॉस्ट महंगा रहेगा, मेंटेनेंस वगैरह, तो हमने रेंट पे ले लिया है 1 साल के लिए, तो जनरेटर लाके रखा है, और 1 साल का वो लोग क्या ले लेंगे, रेंट जो भी ले लेंगे। इस केस में वो स्टैंड बाय इक्विपमेंट हो गया। कंपनी क्या प्रोवाइड करे, स्टैंड बाय इक्विपमेंट जो रखा रहेगा, खाली जब लाइट जाएगा तब यूज किया जाएगा। तो इस केस में भी वो जो स्टैंड बाय इक्विपमेंट है, वो उसके लिए रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होगा, तो स्ट्रेट लाइन मेथड पे 12 महीने का रेंट इतना, वैसा। बिकॉज वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप जब यूज होगा लाइट जाएगी तभी उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। रेंट तो आपको मिलने रहा है, आपको पैसा उसको यूज करने दिया, उसका नहीं था, आपने उसके जगह पे जाके रख दिया, भले वो यूज करे या ना करे, आपको उसका पैसा मिलेगा। तो आपने सर्विस उसको यूज करने के लिए नहीं दी, आपको वहां पे रखने के लिए आपको पैसा मिल रहा है। वो या तो सिंपल जनरेटर रहेगा, या तो स्टैंड बाय इक्विपमेंट कुछ लिखा रहेगा, तो उसका कैसे आएगा, SLM बेसिस पे, स्ट्रेट लाइन मेथड। या तो आपको क्रिकेट में भी पता होगा कि जरूरी नहीं कि जो खेलने, वो मालूम है, मेरे को इतना आइडिया नहीं, लेकिन वो प्लेयर्स के बाद 12 या 11 के बाद और भी कुछ लोग जाते हैं, तो क्या उनको पैसा मिलता या नहीं मिलता, अपना टाइम निकाल के गए थे, भले वहां पे बैठ के मैच ही देख रहे थे, बट फिर भी उनको पैसा मिलेगा। तो सर्विस प्रोवाइड होगी तभी नहीं, उनको जानवर गए थे सेफ्टी के लिए, उसी का पैसा मिलेगा। वैसा ही स्टैंड बाय इक्विपमेंट। क्लियर है? तो बस एक लिख लेते हैं और काम खत्म हो जाएगा, ये वाला पार्ट। Standby equipments, revenue from standby equipment is also recorded on SLM basis। बस ऐसा लिख देते हैं, नोट 4। क्या हुआ? हाँ, अच्छा, तो तुम गए थे ना क्रिकेट खेलने कुछ कभी, तो इसका स्टेटस देखा तो शायद, या किसी का, तो हाँ, तो सर भी गए थे या तुम ही गए थे खाली?
कहाँ पे गए थे? अच्छा, कौन? हाँ। अच्छा, ध्यान दो भी यहाँ पे। अभी तक हम लोग ने क्या कवर किया, तो मैंने लेक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया। अभी जो फर्स्ट पार्ट था स्टेप 4 का था, उसके बाद सेकंड लेक्चर था अपना स्टेप 5, उसमें हमने डिस्कस किया ओवर टाइम और पीरियड ऑफ टाइम तक। और अभी ये थर्ड लेक्चर है मतलब जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ओवर टाइम है तो प्रोग्रेस कैसा मेजर किया जाएगा। मतलब सब कनेक्ट होते जाना चाहिए, बिकॉज एट द एंड मैं आपको एक पूरा समरी दूंगा, 5 स्टेप का तो क्लियर होते जाएगा करके। स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 3 में अभी कभी बाद में बोलूंगा आपको, वेरिएबल वगैरह वो कुछ होता था करके। अभी यहाँ पे आते हैं, उसका भी एक डायग्राम बना के दिया हुआ है वैसे, बट अभी यहाँ पे आते हैं। और मैं ये बात कर रहा था इनपुट आउटपुट। जनरली कौन सा मेथड यूज होता है, तो इनपुट यूज होता है। इफ कंपनी वांट्स, कंपनी कैन गो फॉर आउटपुट मेथड टू। सिंपल है, वो जितना 2 फ्लोर डिवाइड बाय 10 फ्लोर का वैसा रेवेन्यू। लेकिन इनपुट है तो इनपुट में ध्यान ये रखना है, एबनॉर्मल लॉस नहीं न्यूमरेटर में आएगा, नहीं डिनोमिनेटर में आएगा। देन अनइंस्टॉल या फिर अनयूज मटेरियल भी नहीं न्यूमरेटर में आएगा, नहीं डिनोमिनेटर में आएगा। और अनयूज मटेरियल के लिए कितनी कंडीशन है? 4। तो जरा एक बार वो देख लेते हैं कौन सी। पहले शॉर्टकट आपका क्या है, तो DCSM या तो CDSM, अब जो भी बोलो। चलो CDSM शायद ज्यादा बेटर रहेगा। जो भी हम कोड बनाने नहीं बैठे अभी, तो अगर हम C बोले तो कंट्रोल किसके पास है? यहाँ पे अगर मैं अंडरलाइन करवाते जाओ तो पहला तो अगर C स्टैंड्स फॉर योर कंट्रोल इज सिग्निफिकेंटली विद द कस्टमर, एंड देन C के बाद D अगर मैं बात करूं तो इट इज नॉट अ डिस्टिंक्ट, मतलब डिस्टिंक्ट नहीं है करके। तो कंट्रोल इज विद कस्टमर एंड D इट इज नॉट अ डिस्टिंक्ट। और उसके बाद आपका S है तो क्या है? कॉस्ट इज सिग्निफिकेंट कॉस्ट। और M है आपका यहाँ पे, आपका अगर हम देखेंगे तो M किसके लिए? तो मैन्युफैक्चरिंग, या फिर आपको कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ता एक्चुअली, नो मॉडिफिकेशन, एज इट इज लाके खाली इंस्टॉल करना है। दैट इट इज लाइक नो मॉडिफिकेशन, या तो नो मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, नॉट टू डू एनी मैन्युफैक्चरिंग वर्क और डिजाइनिंग। और आई कैन से नो मॉडिफिकेशन, एज इट इज यू हैव टू इंस्टॉल दिस। ओके, सो इन दैट केस वो न्यूमरेटर से भी हटेगा, डिनोमिनेटर से भी। और एक चीज, अगर सर्विसेज देने का पैटर्न SLM है या फिर स्टैंड बाय इक्विपमेंट है, तो रेवेन्यू कैसे बुक होगा? SLM बेसिस पे। दैट इज थर्ड और फोर्थ वाला नोट था आपका। M स्टैंड्स फॉर, आई कैन से, नो मैन्युफैक्चरिंग। ओके, नाउ बेस्ड ऑन दिस वी विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं। तो ये थर्ड लेग भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर और कुछ छोटे मोटे है, बिल एंड होल्ड करके होता है, एक लीज बैक वैसा सब होता है, और एक सर्विस कंसेशन। मतलब कुछ 3 पॉइंट बचे, 3 या 4, और वो खत्म हो जाएगा। और क्वेश्चन 50 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं सोच रहा था पहले आप 2 मिनट एक बार रीड कर सकते हो, बिकॉज मेरे को लग रहा है मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया हुआ है वैसा एग्जाम्पल। मेरे को ये बताना कि आपका क्रेडिट साइड पे रेवेन्यू कितना आएगा करके।
कितना? और फिर लिफ्ट का अगर किया रहेगा तो आएगा, नहीं किया रहेगा तो नहीं आएगा. क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इट वेदर वी हैव इनकर्ड वो एक बार पढ़ लेते हैं. ऑन 1 Jan 2011 एनडीटी कॉन्ट्रैक्ट टू रिनोवेट अ बिल्डिंग इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन ऑफ एलिवेटर. तो हम रिनोवेशन का सर्विस दे रहे हैं और इंस्टॉलेशन का. द एंटिटी एस्टिमेट दैट द फॉलोइंग कॉस्ट हैज बीन इनकर्ड. ट्रांजेक्शन प्राइस टोटल कितना रुपया है? तो 3, 4, 5, 50 लाख रुपए. तो आई कैन सी लाइक दिस, टोटल 50 लाख का रेवेन्यू बुक होना चाहिए और उसके अगेंस्ट कॉस्ट है आपका 40 लाख का. लेकिन ये जो 40 और 50 है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है. एक है एलिवेटर का कॉस्ट और एक दूसरा है आपका अदर करके. तो अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो बाइफर्केशन अवेलेबल है. एलिवेटर का कॉस्ट है 15 और ये कितना है आपका फिर बचा हुआ 25. तो उस हिसाब से 50 का भी दो पार्ट करेंगे तो जब तक प्रॉफिट मार्जिन नहीं बोलते तो ये 15 रहेगा. तो इधर ये कितना आ जाएगा रेवेन्यू उसका अगेंस्ट 35. मतलब मैंने दो पार्ट्स कर दिए, दोनों के अलग ही कर दिया उसको. नाउ लेट अस सी अभी हम कितना काम वगैरह कर रहे हैं. द एंटिटी परचेसेस द एलिवेटर एंड दे आर डिलीवर्ड टू द साइट. अच्छा, क्या एलिवेटर खरीद लिया है क्या? द एंटिटी परचेसेस द एलिवेटर एंड दे आर डिलीवर्ड टू द साइट 6 months बिफोर दे विल बी इंस्टॉल्ड. तो अच्छा, और 6 महीने पहले उसको क्या कर देंगे? इंस्टॉल कर देंगे. और द एंटिटी यूजेज एन इनपुट मेथड बेस्ड ऑन कॉस्ट टू मेजर प्रोग्रेस टूवर्ड्स कंप्लीशन. ठीक है, हम इनपुट मेथड यूज करते हैं. और द टोटल द एंटिटी हैज इनकर्ड एक्चुअल अदर कॉस्ट ऑफ 5 लाख. ये है टोटल वाला. यहां पे अगर मैं लिखता हूं ये है टोटल. ये मेरा खाली ये समझाने का ऐसा तरीका है, एग्जाम में हम ऐसा नहीं लिखेंगे, ये टोटल है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट एक्चुअल कॉस्ट, so I can see that what is the cost that I have incurred. I have incurred 15 lakh rupees plus I have incurred 5 lakh rupees. बराबर. तो उस केस में देखो मैं ऐसा बोल सकता हूँ मैंने एक्चुअल में खर्चा क्या रहेगा 20 lakhs का. कभी कभी एग्जाम ऐसा दे देंगे कंपनी हैज इनकर्ड 20 लाख रुपीज इंक्लूडिंग एलिवेटर कॉस्ट, तो उसको सेपरेशन कर दिया. नाउ ये अलग से चलेगा, ये अलग से चलेगा, ये अलग से चलेगा. मतलब हम बोलेंगे 5 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू 100 कितना परसेंट आता है? कितना परसेंट खर्चा किया? इनपुट मेथड है, दैट इज कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइड बाई टोटल कॉस्ट. हाँ, कितना? 20%. तो 20% रेवेन्यू भी बुक होगा अगर डेबिट में कॉस्ट बुक हो गया है तो. और रेवेन्यू भी किसका? तो आपका 35 लाख इंटू 20% हो जाएगा. तो कितना आ जाएगा? टोटल रेवेन्यू 22 lakhs. क्वेश्चन 57. वैसे नॉर्मली है ना कि ऐसा कुछ, ठीक है. ये तो शायद आपका उसके जैसा ही है, आईपीएससी के जैसा. करी लेफ्ट बीच में आ गया, अदरवाइज डिवाइड करके ऐसे ही तो करते थे. अच्छा आगे बढ़े. क्वेश्चन 57 देखते हैं जरा, अगर ये लिख के हो गया हो तो. हाँ, तुम लिख रहे थे ना तुम ही.
नहीं, तुम लिख ही रहे थे इसलिए मैंने बोला वेट करता हूँ भाई, लिख लेते हैं लोग। ठीक है। देख, या तो मैं खुद का हैंड रिटन करेगा। क्वेश्चन 57 पे आते हैं। Company X enters into an agreement on Jan 1, 20X1 with a customer for renovation of hospital and install an, ठीक है, पहले लिख देते क्या क्या, अगर बोलते जाएंगे तो सबसे पहले देयर इज कंपनी X which enters into an agreement on 1st Jan, ठीक है, 1st Jan को हमने एग्रीमेंट किया है 20X1 को विथ कस्टमर, यहाँ पे कस्टमर रहेगा, और आगे लिखा है फॉर रिनोवेशन ऑफ हॉस्पिटल एंड इंस्टॉल न्यू एसी। हम कितने सर्विसेज दे रहे हैं यहाँ पे, अगेन 2। अगर मैं रेवेन्यू की बात करता हूं, रेवेन्यू टोटल कितना चार्ज किया जा रहा है, 50 लाख रुपया। लेकिन ये 2 चीजों का है, एक तो आपका आप दे रहे हो सर्विस रिनोवेशन का, प्लस एसी इंस्टॉल करके दे रहे हो। जैसे वहां पे आपका क्या था, लिफ्ट था, एलिवेटर था, एसी भी बंद कर देते क्या या नहीं? अच्छा, देखना यहां पे आगे लिखा है द प्रॉमिस रिनोवेशन सर्विस इंक्लूडिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ एसी इज क्या लिखा है, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अच्छा, तो अलग अलग होते तो बात ही नहीं आती, जब एसी लगाया तब उसका रेवेन्यू बुक करो करके। जब एक है तो एक होके भी हम उसको ट्रीट कैसा करेंगे, एक्चुअली में अलग अलग, जब एसी लगेगा तब उसका रेवेन्यू बुक किया जाएगा। अच्छा, यहां पे लिखा हुआ है द प्रॉमिस रिनोवेशन सर्विस इंक्लूड्स द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू एयर कंडीशनर ये तो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ठीक है, सेटिस्फाइड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ओवर वाला बोला है, और वो ऑब्वियस सी बात है ओवर वाला रहेगा तभी वो अपना डिवाइड वगैरह करके करना है, दिमाग लगाना है। टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट आर 40 lakhs इंक्लूडिंग 10 lakhs फॉर द एयर कंडीशनर्स। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ, अगर मैं कॉस्ट की बात करता हूँ, जो मेरा टोटल है, ये टोटल रेवेन्यू है और ये टोटल कॉस्ट है, तो कॉस्ट कितना लगेगा मेरे को, 40 लाख का। तो 40 लाख के कॉस्ट को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, इंक्लूडिंग 10 लाख फॉर एसी, तो आई कैन से 30 lakhs प्लस 10 लाख फॉर एसी। अकॉर्डिंगली वन आई कैन से दिस की एक्चुअल में एसी तो एज इट इज आ रहा है, जब तक वो कुछ मार्जिन वर्जिन नहीं बोलते, तो पूरा पैसा चार्ज किसका किया जा रहा है आपका, इसका 40 लाख का। वहां पे बस एक याद रखो, ऊपर वाले में पहले एलिवेटर लिखा था फिर अदर था, यहाँ पे हाँ, नहीं तो ऐसा मत ये कर देना कि। अब आगे, कंपनी एक्स डिटरमाइंस दैट इट एक्ट्स एज अ प्रिंसिपल इन अकॉर्डेंस विद पैराग्राफ्स B34 B38। आपके काम की कोई चीज नहीं है, इंडेक्स 115 में कुछ पैराग्राफ है जहां पे कुछ प्रोविजन लिखी गई है, जो हम लोग ने पढ़ी, ये वाली, वो इनपुट आउटपुट मेथड वाला ऑफ इंडेक्स 115 बिकॉज इट ऑब्टेन्स द कंट्रोल ऑफ द एयर कंडीशनर बिफोर दे आर ट्रांसफर टू द कस्टमर। इट मीन्स बोला गया हम यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल एक्ट कर रहे हैं या फिर एजेंट, तो वी आर एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल बिकॉज गुड्स सामने वाले को देने से पहले हमको कंट्रोल मिला और फिर हम शिफ्ट कर रहे हैं कंट्रोल, डायरेक्टली ऐसा नहीं हुआ है, एजेंट वाला वैसा नहीं है। फर्स्ट वी आर टेकिंग द कंट्रोल देन शिफ्ट हो रहा है। द कस्टमर ऑब्टेन्स द कंट्रोल ऑफ एयर कंडीशनर व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू द होटल प्रीमाइसेस, सॉरी होटल नहीं है, हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में जब वो लेके जाएंगे हम डिलीवरी दे देंगे तो उसको कंट्रोल मिल गया ऐसा बोलेंगे। कंपनी एक्स यूजेज एन इनपुट मेथड बेस्ड ऑन कॉस्ट इनकर्ड टू मेजर इट्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स द complete satisfaction of the performance obligation, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2011। अभी तक कहीं पे ये बोला है कि एसी हमने फिट करा दिया है जाके, फिर डिलीवर कर दिया है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि इट इज डिलीवर्ड करके एलिवेटर, नहीं बोला है, ठीक है। अदर कॉस्ट इनकर्ड एक्सक्लूडिंग द एयर कंडीशनर आर 6 lakhs। एक्चुअल कॉस्ट की बात करता हूं, अदर कॉस्ट, अदर मतलब किसकी बात हो रही है, रिनोवेशन की,
6 लाख का रिनोवेशन का खर्चा हुआ है 30 लाख में से। अब एसी के बारे में कुछ बोला नहीं है, वेदर कंपनी एक्स शुड इंक्लूड कॉस्ट ऑफ एसी इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स प्रोग्रेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, तो आंसर क्या रहेगा? नो। एंड देन हाउ शुड रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज फॉर द ईयर एंडेड, ऐसा करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस क्वेश्चन इज साइलेंट, सो वी विल राइट इफ द कॉस्ट इज इनकर्ड देन रेवेन्यू शैल आल्सो बी रिकॉग्नाइज्ड ऑफ 10 लाख रुपीज, बिकॉज क्वेश्चन इज साइलेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट। लेकिन अगर मैं यहां पे बोलता हूं जो अपने को ये अदर कॉस्ट वाला है, तो उसमें आप क्या करोगे? बताओगे आप क्या करोगे? पहले क्या करोगे? 6 लाख डिवाइडेड बाय इंटू 100। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वो 20% आता है, हाँ नहीं, मतलब कुछ अच्छा। और फिर आप क्या कर दोगे? तो रेवेन्यू कितना बुक करोगे? 40 लाख का 20%, दैट कम्स टू 8 lakhs। If cost for AC is also incurred, assumed, मैं अज्यूम करता हूँ, मान लो, नहीं करता तो कोई बात ही नहीं आती, आगे इधर ही काम खत्म होता, बट अगर मैं अज्यूम करता हूँ तो प्लस और क्या हो जाएगा? 10 लाख का भी बुक हो जाएगा और 18 तब आएगा। इफ एसी का कॉस्ट इज नॉट इनकर्ड तो खाली 8 लाख का ही आएगा रेवेन्यू क्रेडिट साइड पे, बिकॉज डेबिट में खर्चा भी उससे कनेक्टेड बुक्ड है। तो मैंने यहाँ पे बस एक अजम्पशन लिया और अकॉर्डिंगली यू कैन राइट। अच्छा ना, लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस इनपुट आउटपुट वाला जो हमारा चल रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 49 एंड दैट वी आर डन विद दिस पार्ट। फिर नए नए स्पेशल केसेस स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन 49 वाला ऑलमोस्ट, मतलब पांचों स्टेप खत्म हो गए। इसके बाद अभी कुछ स्पेशल केसेस है जो बाकी है, तो क्वेश्चन 49 पे आते हैं। अच्छा, if we read question 49, so what is written is an entity, an owner and manager of health clubs। health clubs मतलब आपको पता रहेगा क्या हुआ? हाँ, मैं अकेला नहीं पढ़ रहा हूँ ना क्वेश्चन। अच्छा, हेल्थ क्लब आपको पता है ना, वो गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब वगैरह सब फैसिलिटी मिलता है, स्विमिंग, ये सब जो भी है। क्या हुआ? पढ़ते में तुमको कुछ पूछता नहीं हूँ। एन एंटिटी ओनर एंड मैनेजर ऑफ हेल्थ क्लब्स enters into a contract with customer for 1 year of access to any of its health clubs। okay, the customer has unlimited use of the health clubs and promises to pay currency unit, मतलब पैसा कितना देगा करके। तो कितना पैसा देगा करेंसी का बोला है 100 पर मंथ करके, ठीक है। the entities promise to customer is to provide a service of making the health club available for the customer to use as and when the customer wishes। जब उसको आगे यूज करना है, he can like do that and evaluate if contract will qualify for satisfaction of performance obligation over a period of time। मतलब अगर मान ले उसने 12 महीने का फीस पे कर दिया, तो 12 महीना खत्म होने के बाद बुक करने का ऐसा, या फिर हम रेवेन्यू बुक कर सकते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोपोर्शनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और आगे इफ यस हाउ शुड एन एंटिटी मेजर द प्रोग्रेस? SLM, हाँ वैसा। तो यहाँ पे हेल्थ क्लब है, तो मेजरमेंट सबसे पहले इट इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और है तो फिर मेजरमेंट कैसा होगा? ये टोटल कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय, ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा, सीधा क्या रहेगा आपका? SLM। तो बस 2 वर्ड लिखेंगे हम यहाँ पे, यस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपका नोट 3 यहाँ पे अप्लाई होगा।
एंड मेथड रहेगा SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। डन।